नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत आज हमारा दूसरा लेसन है। लेसन हमारा जो है वो है दूसरा। दूसरा क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी दूसरा टॉपिक, दूसरा लेसन भी कह सकते हैं इसको। तो आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर की तरह हम उनको समझेंगे। हालांकि मैं डिटेल में इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता, क्योंकि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वो काफ़ी लंबा होता है, कई लोगों का दिया गया सिद्धांत होता है। ठीक, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न ज़्यादा बनने के चांस रहेंगे, मैं उन्हीं को इस वीडियो में कवर करूँगा। और अगर उनको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा हमें हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, प्रयास हमारा कैसा लग रहा है, उसका फीडबैक भी दीजिएगा। और इसके बाद, इस टॉपिक के बाद, हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित, उन क्वेश्चनों को भी हम प्रैक्टिस सेट के हिसाब से कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, सीधे अपने स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 1 को और पढ़ते हैं। तो आज हमारा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है। इससे पहले मैंने पहला टॉपिक शिक्षण विधियां उनके कौशल को पढ़ा चुका हूं, और उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की सीरीज थी उसको भी मैंने कवर करा दिया हूं। तो आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो प्राइमरी सुपर टेट का विषय है, सिलेबस है, उसमें 10 नंबर का पार्ट एक शिक्षण कौशल आता है, और उस 10 नंबर के पार्ट के अंतर्गत जो है इन मैं वीडियो को करा रहा हूँ। इसके बाद जब ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा तो फिर हम जीवन कौशल से संबंधित एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, और उसको भी प्रैक्टिस सेट उस हर टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए दोस्त, हम सीधे चलते हैं अपने पहले दूसरे अध्याय पर, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम की पहले बात समझिए। पहला हमारा पॉइंट कहता है कि अधिगम या सीखना सतत एवं व्यापक एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो इस टॉपिक को पहले समझिए, इस वाक्य को देखिए। अधिगम, शिक्षण अधिगम होता क्या है कि जैसे आप जन्म लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ों को आप देखते हैं, तो उसको एक आपके अनुभव मिलता है, आपके के अंदर ज्ञान मिलता है, उसी को अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, सीधी बात। जन्म के लेने के बाद जब तक आप मृत्यु नहीं हो जाते हैं, तब तक आप सीखते ही रहते हैं, एक मानव की तरह। तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सीखने के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं दी गई हैं कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे वुडवर्थ फेमस व्यक्ति हैं, उनका जो समय है 1869 से 1992 तक का समय इनका था, वुडवर्थ का। इन्होंने सीखने के संबंध में एक बहुत ही फेमस परिभाषा दी है, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। जब आप सीखेंगे तो आपका विकास होगा। तो सीधी बात इन्होंने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ। इस परिभाषा को, जितने भी इसमें मैं परिभाषा कवर किया हूँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो आप उनको याद रखिएगा या अपने कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। ठीक, अब अगला पॉइंट है, अगला परिभाषा है स्किनर के अनुसार। अगला स्किनर कह रहे हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर ने परिभाषा दिया है। उसके बाद अगली परिभाषा हम जेपी गिलफोर्ड की पढ़ते हैं। जेपी गिलफोर्ड का समय देख लीजिए, 1897 से 1987 तक का समय था इनका, और ये काफ़ी फेमस आदमी भी हैं जेपी गिलफोर्ड। और इन्होंने परिभाषा दिया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप जो अधिगम के सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, उनकी वीडियो में एक अलग से बनाया हुआ हूँ, उसकी प्लेलिस्ट लिस्ट भी बनाया हुआ हूँ, आप उस प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मनोविज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो कि ट्रिक के माध्यम से मैं उसमें बताया हूँ कि जो जितने भी अधिगम के सिद्धांत में परिभाषाएं दी गई हैं, उन वैज्ञानिकों को कैसे याद किया जाता है। तो हालांकि आप समझिए, आप नहीं तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, वो वीडियो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। तो जेपी गिलफोर्ड का भी हो गया। अब चलते हैं आगे। काल्विन के अनुसार, ये जितनी भी परिभाषाएं मैं इनमें इंक्लूड किया हूँ, वो सभी परिभाषाएं पूछने की संभावना है, और काफ़ी फेमस परिभाषाएं हैं, और काफ़ी फेमस वैज्ञानिक भी मैं इसमें रखा हूँ। तो काल्विन के अनुसार इनकी परिभाषा है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि जो आपके अंदर पहले से निर्मित व्यवहार है, उसमें जो अनुभव से परिवर्तन होता है आपके अंदर, उसी को अधिगम इन्होंने कहा है। ईएल थॉर्नडाइक काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है, ईएल थॉर्नडाइक। इनका समय 1874 से 1949 का तक का समय है। यह अमेरिकी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सीखने के कुछ नियम की खोज की है, जिसमें 3 इनकी
महत्वपूर्ण नियम है और 5 गौण नियम मानी जाती है। जैसे देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 महत्वपूर्ण नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो सीखने के 3 नियम है। आगे चलते हैं, इनके 5 गौण भी नियम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न में सीखने के 3 ही नियम ज्यादा इनका पूछता है। अब आगे चलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सबको पता है कि यह सिद्धांत पावलोव का है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को पावलोव का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन एक रूसी वैज्ञानिक इवान बी पावलोव ने किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर अध्ययन किया था और ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है उसी को पुनर्बलन इन्होंने कहा है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांश व्यवहार की व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से कर सकते हैं। देखिए यहाँ चीज थोड़ा समझने वाली बात है कि ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ तक तो ये पावलोव का है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा मैंने अभी पढ़ा, ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाता है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांश व्यवहार की व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से करते हैं। तो ये जो बातें हैं ये स्किनर महोदय ने किया है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी इनका है, स्किनर का। स्किनर ने, देखिए स्किनर की बात अगर हम करते हैं तो स्किनर यहाँ है। स्किनर कहते हैं कि बीएफ स्किनर ने सर्वाधिक प्रभावशाली वैज्ञानिक हैं जो सीखने में क्रिया प्रसूत अनुबंधन की भूमिका के सबसे ज्यादा पक्षधर थे। यानी कि पहले आप क्रिया करिए फिर आपको उद्दीपक मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, सबसे पहले प्रयोग द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का, देखिए अब ये हो गया स्किनर का। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एवं विशद सिद्धांत है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पियाजे से संबंधित है कि उसका बचपन जो है उसके एक व्यक्ति के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगला है पियाजे का सिद्धांत विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। ये भी याद रखिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है उसको विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ प्रकार भी बताए हैं। ठीक, हालांकि उसको मैं डिटेल में कवर नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप उस चीज़ को, देखिए आप टेट का पढ़ाई करे होंगे तो उसमें भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, सी टेट का पढ़ाई किए होंगे तो उसमें भी इसमें को पढ़ेंगे। तो सिर्फ उसी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज़ें आप जानते ही हैं। अब अगला पॉइंट है, करके सीखने में व्यक्ति की कार्य को स्वयं करने का अभ्यास करता है। मतलब करके सीखने में व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करने का अभ्यास करता है तथा उसके परिणाम स्वरूप वह उस कार्य को सीख लेता है। यानी करके सीखने का मतलब यही हुआ कि आप उस कार्य को करते हैं, जब आप उस कार्य को अभ्यास करते हैं कई बार तो आप उसको सीख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति स्वयं घटनाओं का निरीक्षण करके नवीन बातों को सीखता है। यानी स्वयं जब घटनाओं को निरीक्षण करता है तो उसमें वह नवीन बातें ग्रहण करता है। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। अगला पॉइंट है अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व जिसको कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखी वक्र, एक उन्नतोदर वक्र और एक होता है नतोदर वक्र, एक मिश्रित वक्र। ये 4 वक्र होते हैं। अब इन वक्रों का जो अधिगम के अंतर्गत 4 वक्र होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे ये वक्र ऐसे बनता है, सीधी रेखा में जो सीखते हैं, यानी कि जो सीखने की गति सामान्य होती है, एक सामान्य गति से सीखता है, उसको सरल रेखी वक्र कहते हैं। उन्नतोदर वक्र वो होता है जो पहले तेज गति से सीखता है, फिर धीरे धीरे उसकी गति सीखने की धीरे हो जाती है, जैसे ये हुआ, ऐसे सीखने की गति हो जाती है। नतोदर वक्र वो होता है जैसे कि आप ऐसे हैं तो सीखने की गति धीरे धीरे आपकी बढ़ती है। और मिश्रित वक्र वो होता है जैसे कि ये वक्र ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, मिश्रित वक्र उसको कहते हैं। ये अधिगम के वक्र, हालांकि इस पर भी मैं वीडियो बनाया हुआ, आप उसको वीडियो को जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अब डिटेल में इसमें बात करेंगे तो ज़्यादा उदाहरण के साथ बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक, अब ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, आप इस चीज़ को अपने सिलेबस में बनाए होंगे तो आप उसको धीरे से दोहरा लीजिएगा। यही है अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। आगे चलने के बाद अगला पॉइंट है हमारा कि सीखना जब स्थिर हो जाए तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। मतलब सीखना जैसे सीख रहे हैं, अब जब ऐसे स्थिर हो जाता है ना तो उसको अधिगम का ये पठार का रूप धारण कर लेता है, तो उसी को अधिगम का हम पठार कहते हैं।
अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों, चूहों, मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करके के उपरांत सीखने के संबंधवाद, देखिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। संबंधवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, E.L. थॉर्नडाइक। आगे पावलाव से भी कुछ अच्छा पॉइंट है, उसको भी देखते हैं। पावलाव से क्या है अच्छा पॉइंट देखिए, पावलाव एक शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया की दैहिक का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने कुत्ते की लार स्राव के ऊपर अनेक प्रयोग किए थे, यानी कि जो कुत्ता था उसकी लार पर इन्होंने प्रयोग किया था और अपने सिद्धांत को दिया था। ठीक, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला पॉइंट है स्किनर का। स्किनर महोदय द्वारा चूहों तथा कबूतर पर किए गए प्रयोग अधिक प्रसिद्ध थे। अगला पॉइंट कोलर से है। कोलर के द्वारा चिंपैंजी पर अनेक प्रयोग किए गए। चिंपांजी पर प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक, जैसे कि एक कमरे में बंदर को था, उसके ऊपर केरा लटका दिया था, उसमें कुछ टेबल लग दिया था, तो वही चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। जैसे टेबल ऊपर पर रखकर बंदर ने एक केले को प्राप्त कर लिया था। तो सूज, इन्होंने कहा था कि सूज आकस्मिक होता है। ठीक, तो कोलर का हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में सूज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोहलर ने किया था, यानी सूज का सिद्धांत अभी मैंने बताया। चिंपांजी पर किए गए प्रयोग के द्वारा उन्होंने द्वारा सीखे गए व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें सूज शब्द का प्रयोग किया गया था, और इन्होंने बताया था कि सूज अचानक उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर। अगला पॉइंट है अधिगम अंतरण का अर्थ। अधिगम अंतरण होता क्या है? किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय या कार्य परिस्थिति में करना ही अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे आप इस समय कुछ सीख रहे हैं, साइकिल सीख रहे हैं और साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप साइकिल चलाना सीखने का जो ज्ञान है वो आपको मोटरसाइकिल चलाने सीखने में हेल्पफुल करता है, तो उसी को अधिगम अंतरण का सिद्धांत या अर्थ कहते हैं। अधिगम अंतरण का अर्थ होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अधिगम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब इसकी बाद जो इससे संबंधित हमारे लेसन 2 है, उससे संबंधित अगली वीडियो जो आएगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट संभावित प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उनकी प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा इस टॉपिक के अंतर्गत। हालांकि मैं इस टॉपिक में जितने भी अधिगम के सिद्धांत थे उनको छोटे छोटे बातों में समझाया, डिटेल में समझने के लिए मैं इन पर वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन टॉपिक पर अलग से एक नया वीडियो बनाइए, तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।